जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, परम पूज्य गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आज का जो सत्संग हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, माधुरी आंटी का सत्संग है। बहुत ही प्यारा और ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है आप सभी गुरु परिवार से कि आप सत्संग को अंत तक सुनिए, ध्यान से सुनिए, पूरा सुनिए। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई और हमें सत्संग सुनने का और शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो प्लीज़ आज संगत जी बिना स्किप किए आप इस सत्संग को अंत तक सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा और पूरा सुनिएगा। साथ संगत जी, जब हम सत्संग सुनते हैं तो उस समय गुरुजी महाराज हमारे समीप ही विराजमान होते हैं। कौन सी कृपा, कौन सी ब्लेसिंग्स गुरुजी महाराज सुनने के बाद दे, ये गुरुजी को पता है। तो बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिख कर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। और सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, मेरा नाम माधुरी है और मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। मेरा मायका करनाल में है और मेरी ससुराल संगत जी देहरादून है। संगत जी, दिल्ली में मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग है, तो हम लोग यहाँ दिल्ली में अभी शिफ्ट हुए हैं और हम 2023 में शिफ्ट हुए थे। तो गुरुजी से जुड़े हुए हमें ज़्यादा समय भी नहीं हुआ है, तो मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी का कि अपनी शरण में उन्होंने हमें लगाया। पहले संगत जी मैं और मेरे बच्चे करनाल में मम्मी पापा के पास ही रहते थे, क्योंकि उस टाइम मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग बॉम्बे थी और संगत जी देहरादून में मेरे इन लॉज थे, तो वो कोरोना के टाइम में चल बसे थे, तो उसके बाद से मैं अपने मायके में ही रह रही थी। बट संगत जी, जब मैं अपने मायके में रह रही थी तो मेरी जो बड़ी जेठानी है उनसे हमारी प्रॉपर्टी को लेके कुछ अनबन चल रही थी। मेरे हस्बैंड 2 भाई हैं और जो मेरी बड़ी जेठानी है वो संगत जी बंगाल की हैं। तो संगत जी, उनको मम्मी पापा के जाने के बाद हमसे प्रॉब्लम हो गई थी, क्योंकि प्रॉपर्टी का जो हिस्सा था वो आधा अपना बेच चुके थे और हमारा जो आधा हिस्सा था वो उसको भी लेने की कोशिश कर रहे थे। तो जिस मकान में मतलब मम्मी पापा रहते थे वो हमारे हिस्से में आया था, बट उस पे वो कब्जा करे हुए बैठे थे। तो संगत जी, हमने काफ़ी बार कहा कि भई आप इसको मतलब खाली कर दो, हम इसको भई अपने हिस्से को बेच के और हम लोग वहाँ ले लेते हैं जहाँ पे भी मेरे हस्बैंड को ईज़िली मतलब पोस्टिंग के लिए प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि संगत जी, मैं देहरादून नहीं रहना चाहती थी। मेरा और मेरे हस्बैंड का विचार यही था कि हम जो हैं देहरादून से जितनी भी प्रॉपर्टी है उसको बेच के करनाल एक प्रॉपर्टी लेंगे, तो मैं मम्मी पापा के पास ही शिफ्ट हो जाऊंगी। मेरे बच्चे छोटे थे संगत जी, मेरा एक बेटा 7 ईयर्स का था और बेटी मेरी 11th की। तो इसीलिए हम लोगों का विचार यही था। तो संगत जी, जब से मेरी शादी हुई थी तब से पता नहीं मतलब मेरी बड़ी जेठानी और जेठ जी को बड़ी प्रॉब्लम थी मुझसे। उन्होंने संगत जी बहुत एलिगेशंस भी मेरे पे लगाए जब मेरी शादी हुई थी, बट वो कहते हैं ना, भगवान की नज़र सीधी होती है तो कभी आपका कुछ नहीं बुरा हो सकता। और उसके बाद संगत जी, मेरी जो जेठानी थी वो बंगाल की थी, तो उन्होंने तो मतलब ये ब्लैक मैजिक करने में कोई असर नहीं छोड़ा, कोई भी कसर जिसे कहते हैं ना वो नहीं छोड़ा। जब मेरी शादी हुई थी तो संगत जी मैं कंसीव करती थी बच्चे और संगत जी मिसकैरेज हो जाता था। आप बिलीव नहीं करोगे,
मैं बहुत टाइम तक तो परेशान रही। फिर संगत जी मेरे को मजबूरन अपना ससुराल छोड़ के मायके आके रहना पड़ा। और इस पे भी मतलब मेरे इन-लॉज़ वग़ैरह थोड़े से नाराज़ हो गए थे कि भई ससुराल छोड़ के मायके जाके रह रही है। और उनको जेठानी और जेठ जी ने इतना वो कर दिया था, मतलब वो कहते हैं ना संगत जी, एक भड़काना टाइप, इतना भड़का दिया था कि वो लोग मुझसे बात नहीं करते थे। उन लोगों ने मेरे बच्चों को भी कभी मतलब इतना प्यार, लाड़-दुलार नहीं रखा। बट संगत जी मेरी भी छोटी-सी मजबूरी थी, क्योंकि संगत जी मैं करती तो करती क्या? क्योंकि जब भी मैं कंसीव करती थी, जब भी संगत जी मिसकैरेज हो जाता था। और मेरी मम्मी ने बहुत पंडितों को दिखाया, तो सबका यही कहना था कि इसकी गोद बाँधी हुई है और इसी कारण ये जो है मतलब माँ नहीं बन पा रही। तो किसी ने मतलब मम्मी की एक फ्रेंड है जानने वाले, तो उन्होंने कहा था कि भई माधुरी को देहरादून से भई यहाँ बुला के रख लो कुछ दिन। हो सकता है भई कंसीव कर ले, हो सकता है वो जगह ठीक नहीं है या जो भी कुछ हो रहा है जीवन में। तब मेरी मम्मी ने संगत जी मेरे हस्बैंड से बात करके मुझे करनाल बुला लिया था। करनाल में मैं संगत जी रह रही थी। और करनाल में ही मेरे दोनों बच्चे पैदा हुए मम्मी-पापा के घर में। और इस बात से मेरे इन-लॉज़ थोड़े से खफ़ा रहते थे, बट समय के साथ-साथ धीरे-धीरे चीज़ें बदलती रहीं। और कुछ शुरुआती समय लगा, बट फिर नॉर्मल हो गया। संगत जी जेठ-जेठानी जो थे वो बात नहीं करते थे बिल्कुल भी। और मम्मी-पापा के जाने के बाद तो संगत जी उन्होंने पूरा कब्ज़ा कर लिया, आधी प्रॉपर्टी तो संगत जी इन्होंने बेच ही दी थी। और मेरे जेठ जी का संगत जी देहरादून में बहुत बड़ा जगदम्बा के नाम से संगत जी साड़ियों का, सूटों का मतलब व्यापार है, बहुत बड़ा है। तो उसमें भी मतलब मेरे हस्बैंड का हिस्सा बनता था, क्योंकि वो पापा जी का था। बट हमने वो भी छोड़ दिया कि चलो कोई बात नहीं, ये खुश रहें। बट संगत जी अभी क्या हुआ था 2000 मतलब 22 में मेरे हस्बैंड की थोड़ी-सी तबीयत सी खराब हुई। तो मैंने इस चीज़ को संगत जी इग्नोर कर दिया कि भई थोड़ा-सा मतलब खाँसी-जुकाम तो चलो चलता ही चलता है। तो मेरे हस्बैंड ने भी इग्नोर किया, मैंने भी इग्नोर किया। उस टाइम मैं करनाल में थी, मेरे हस्बैंड दिल्ली में थे। फिर मेरे हस्बैंड का फ़ोन मुझे आता है, बोलते हैं, "माधुरी मुझे ना कुछ अजीब-अजीब सा फ़ील हो रहा है और तुम एक काम करो, तुम दिल्ली आ जाओ।" तो मैंने कहा दिल्ली आ जाऊँ, अभी तो बच्चों की पढ़ाई एग्ज़ाम वग़ैरह है। कि नहीं तुम आ जाओ। तो संगत जी मैंने क्या काम किया, मैंने बच्चों के टीचर से बात-वात करके और दिल्ली जाने का सोच लिया कि भई तबीयत ज़्यादा ख़राब है। तो मैं संगत जी दिल्ली अपने हस्बैंड के पास गई। तो जब मैं दिल्ली अपने हस्बैंड के पास गई, तो उनको बहुत तेज़ फ़ीवर था, बहुत ही ज़्यादा तेज़ फ़ीवर था। मैंने कहा आपने मेडिसिन वग़ैरह की मेडिसिन सब ले रखी है? बस फ़ीवर नहीं उतर रहा है मेरा। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, हम डॉक्टर को किसी और से कंसल्ट करते हैं। तो मैं अपने हस्बैंड को शाम को किसी और डॉक्टर से गूगल पे सर्च करके अपॉइंटमेंट लेके वहाँ गई दिखाने। तो वहाँ पे भी संगत जी मेडिसिन दी, वही मेडिसिन जो मेरे हस्बैंड ऑलरेडी खा रहे थे। बट उससे भी बुखार नहीं जा रहा था। फिर संगत जी मैंने अपने हस्बैंड को काढ़ा वगैरह बना के दिया जो मम्मी ने भेजा था करनाल से, उससे भी असर नहीं पड़ा। अब संगत जी क्या हुआ, जिस दिन मैं गई थी उसकी रात को ही ना मेरे हस्बैंड 1 डेढ़ बजे ना बहुत ज़ोर से चिल्ला के उठे। अब जब चिल्ला के उठे तो मैंने कहा क्या हो गया, आप इतना क्यों चिल्ला रहे हो? कहते हैं माधुरी मुझे ना कोई लेने आया है और मुझे कह रहा है कि तुम्हें सब छोड़ के चलना पड़ेगा, तुम्हारी यात्रा पूरी हो गई और तुम्हें लेने आए हैं और हम यमराज के दूत हैं। मैंने कहा कैसी बहकी-बहकी बातें कर रहे हो? ये क्या हो गया आपको? तो संगत जी मैंने हस्बैंड को फिर पानी पिलाया, पानी पिला के मैंने सुलाया। मैंने कहा आप टेंशन मत लो, मैं आपके पास ही हूँ। पूरी रात मैं जगी संगत जी, मेरे हस्बैंड आग की तरह बुखार में तप रहे थे। मैंने संगत जी अपनी मदर को सुबह मॉर्निंग में कॉल किया। मैंने अपनी मदर को बताया, मैंने कहा ऐसे-ऐसे प्रॉब्लम है और मम्मा ऐसे-ऐसे हुआ। तो संगत जी मेरी मम्मा ने कहा कि भई मैं किसी से पंडित वगैरह से पूछती हूँ। तो मेरी मम्मा ने वहाँ पूछा तो किसी ने बताया कि मतलब आपके दामाद पे तो बहुत बुरा वाला किया हुआ है और प्रॉपर्टी का कुछ है।
अब संगत जी दिमाग तो हिल गया जब मम्मी ने ये बात बताई। और फिर संगत जी उस पे भी देखिए सबसे बड़ी बात क्या हुई नेक्स्ट डे। मेरे हस्बैंड की गवर्नमेंट जॉब है संगत जी, वो नगर निगम में है, तो उनको ऑफिस जाना था बट उन्होंने मना कर दिया मुझसे। मैंने कहा ऑफिस तो आप जाओ, छुट्टी क्यों ले रहे हो? कि नहीं मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा, मेरी तबीयत खराब है और तुम जो है ना मेरी एक वो करवा दो, टिकट करवा दो। मैंने कहा टिकट किस चीज़ की करवानी है? तो कहते हैं कि मैं जो है ना वहाँ जाऊँगा, देहरादून जाऊँगा और मैं जो है ना सारी प्रॉपर्टी उनको देने वाला हूँ। तो संगत जी मैंने कहा ये हो क्या गया है? इस बात को लेके मेरे मेरे हस्बैंड के बीच में थोड़ा-सा झगड़ा हो गया। क्योंकि देखने से तो वो सही लग रहे थे और मतलब हो जाता है ना संगत जी कि ठीक है बीमार, मेरे को लगा कि बीमारी में चिड़चिड़ेपना हो गया है ये, पर मुझे क्यों एटलीस्ट चिढ़ा रहे हैं? जबकि हमारे बच्चे कहाँ जाएँगे? सब तो हमने उनको दे ही दिया था, अब कुछ तो अपने लिए रखें। और संगत जी इसमें देखिए गलत भी नहीं है, हर कोई पेरेंट्स यही सोचता है मेरे भी बच्चे हैं, मैं कहाँ जाऊँगी? इस पे झगड़ा हुआ संगत जी। मैंने मन में सोचा, मैंने कहा आज तक तो इन्होंने कभी ऐसा कुछ कहा नहीं और अचानक से सभी कुछ तो इन्होंने भाई भाभी को दे ही दिया था, थोड़ा बहुत तो बच्चों के लिए। तो मैंने मम्मी को बोला तो मम्मी बोली कि अब मैं क्या कर सकती हूँ, ये तो शायद सारा का सारा उसी चीज़ का असर होगा। अब संगत जी मैं बहुत परेशान, कहाँ जाऊँ, किसे दिखाऊँ, क्या करूँ? कुछ समझ नहीं आ रहा था मुझे। तब संगत जी हमारे ना एक नेबर है, शीतल भाभी जी, और हमारे फ्लैट के बराबर में उनका फ्लैट है। तो निकलते बढ़ते हाय हेलो हो गई थी मुझसे, और जैसे मार्केट जाना और कुछ फ्रूट्स वाले आए तो उनके सामने तो हेलो हाय हो गई थी। तो संगत जी ऐसी बातचीत चली तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा मेरे हस्बैंड की ना तबीयत बहुत दिन से खराब है, कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है क्या नहीं। तो संगत जी कुछ दिन में ही मतलब हम लोग इतने अच्छे फ्रेंड बन गए कि संगत जी वो मुझे अपनी बातें शेयर करने लगी, मैं अपनी बातें उनको शेयर करने लगी। तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा ऐसे-ऐसे मेरी जेठानी ने शायद मेरे हस्बैंड पे कुछ कर दिया है, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ क्या नहीं। तो उन्होंने बताया कि मेरे साथ भी ऐसा ही था, मेरे ससुराल वालों ने तो मेरे हस्बैंड पे इतना बुरा किया था कि मेरे हस्बैंड तो मुझे छोड़ने तक के लिए तैयार थे। मैंने फिर उनसे पूछा कि आपने क्या किया? कैसे फिर आप इन सब चीज़ों से बाहर आए? तब उन्होंने बताया कि गुरुजी का एक बड़ा मंदिर है और आप वहाँ लेके चलो अपने हस्बैंड को। गुरुजी अपने आप सँभाल लेंगे, क्योंकि करने कराने वाले तो बाज आएँगे ही नहीं। तो संगत जी मैंने कहा ठीक है मैं भी चलूँगी आपके साथ। तो मैंने अपने हस्बैंड से बात करी, मेरे हस्बैंड ने मना कर दिया कि नहीं मैं कहीं नहीं जाऊँगा। और उस टाइम मेरे मेरे हस्बैंड के बीच झगड़ा चल रहा था, मतलब बहस टाइप की समझ लो। तो मैंने कहा ठीक है आप नहीं जाओगे तो मैं चली जाती हूँ। तो मैंने संगत जी दोनों बच्चों के साथ गुरुजी के दरबार चली गई। अब संगत जी गुरुजी के दरबार जब मैं गई तो वहाँ पे मतलब मेरे तो आँसू रुकने से ना रुके, मुझे बड़ा अच्छा लगे। मैं बहुत फ़ील कर रही थी कि कोई दैवीय शक्ति है जो मुझे अपने पास बुला रही है, जो कुछ कहना चाह रही है। मैंने वहाँ माथा टेका, जैसे-जैसे शीतल भाभी ने बताया मैंने वैसे-वैसे किया। जल प्रसाद की बॉटल घर लेकर आई, लंगर प्रसाद वहीं खुद भी खाया, बच्चों को भी खिलाया और घर जब आई तो संगत जी मैंने अपने हस्बैंड को वो जल प्रसाद दे दिया। संगत जी पहले तो मेरे हस्बैंड ने मना करा, फिर मैंने उनको खाने के साथ पानी बना के दे दिया कि ये जल नहीं बताया। उन्होंने वो पी लिया। पीने के बाद संगत जी रात को ठीक 1:30 बजे के आस-पास उनको बहुत घबराहट, पसीने-पसीने हो गए। मुझे जगाया, मैंने देखा तो मैंने एसी भी ऑन कर रखा था बट उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। संगत जी उसके बाद वो मुझे एकदम से कहते हैं, बहुत रुद्र रूप में आके मुझे कहते हैं कि मेरे को जो है मतलब सारा कुछ चाहिए और जब तक नहीं मिलेगा ना, जब तक मैं इसके शरीर को नहीं छोड़ूँगा। ये चीज़ मैंने अपने कानों से सुनी और आँखों से देखी। मैं एकदम घबरा गई, घबरा कर मैंने मम्मा को फ़ोन किया, मम्मा को सारी चीज़ बताई। तो संगत जी ये बात मैंने जब मम्मी को बताई तो उसके बाद थोड़ी देर बाद संगत जी मुझे एकदम फ्रेग्रेंस आती है जैसे कोई मेरे घर के अंदर आया है। और संगत जी आकर मुझे मतलब अलग-सा महसूस होता है, बहुत अलग-सा महसूस होता है। इतने में संगत जी मेरे गुरुजी जो हैं वो
सामने उनका स्वरूप मैंने लगाया था, क्योंकि शीतल भाभी ने मुझे दे दिया था वो स्वरूप। जैसे ही मैंने देखा तो उसमें से एक तेज रोशनी मेरे हस्बैंड की सीधी आंख पे पड़ी। जब तक मेरे हस्बैंड बहकी बहकी बातें कर रहे थे, इतने में संगत जी मेरे हस्बैंड को क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और वो एकदम पसीने में तर-पर होके कहने लगे कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। अब संगत जी मैं किसको बुलाऊं? औरत के लिए तो संगत जी चारों तरफ से मरने वाली बात हो जाती है, सोचने वाली बात हो जाती है कि वो करे तो करे क्या। अब संगत जी जब तेज रोशनी मैंने गुरुजी की अपने हस्बैंड की तरफ पड़ते हुए देखे, वो पसीने पसीने हुए, थोड़ी देर बाद मेरे हस्बैंड को होश आया और मुझे कहते हैं कि माधुरी मुझे क्या हो गया था। मैंने कहा आपको कुछ नहीं हुआ था, मुझे लगता है कि आप बुरा सपना देख रहे थे। नेक्स्ट डे संगत जी बड़ी ज़बरदस्ती करके मैं अपने हस्बैंड को गुरुजी के मंदिर ले गई। वहाँ ये घुसे ना, वहाँ जाने को तैयार नहीं। संगत जी बड़ी मुश्किल से मैंने गुरुजी के दरबार में घुसाया, लंगर प्रसाद करवाया। लंगर प्रसाद करने के बाद कहीं जाके मेरे हस्बैंड संगत जी होश हवास में आए। जैसे ही संगत जी वो होशो हवास में आए, तो वो एकदम से मुझे कहने लगे कि मुझे क्या हुआ था। तब मैंने उनको सारी चीज़ें बताई। मैंने कहा आप शायद भूल रहे हो, पहले भी आपकी भाभी ब्लैक मैजिक कर चुकी थी और ये कोई नहीं है, आपकी भाभी ही है। तब संगत जी मेरे हस्बैंड को ये बात समझ आई, और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, हमने उस दिन से गुरुजी का जल प्रसाद पीना शुरू किया, छिड़कना शुरू किया। एटलीस्ट मेरे हस्बैंड तो गुरुजी का स्वरूप भी अपने पॉकेट में रखते हैं, और उनका तो यही कहना है कि आज मैं जीवित हूँ, बचा हुआ हूँ, गुरुजी की कृपा से बचा हुआ हूँ, उनकी मेहर से बचा हुआ हूँ। ये तो पता नहीं कब का ख़त्म कर चुकी होती। क्योंकि संगत जी वो बहुत ज़्यादा चिढ़ती है। एक बार तो संगत जी जब हम जॉइंट फैमिली रहते थे, तो मेरे हस्बैंड के बाल काट लिए। एक बार संगत जी लाल सिंदूर का छापा मेरे हस्बैंड की शर्ट पे लगा। एक बार संगत जी मेरे हस्बैंड की जैसे शर्ट होती है ना, उसकी एक बाँह ही काट ली। तो मतलब बड़े उद्यम उन्होंने मेरी लाइफ में किए हैं। और संगत जी एक बार तो उन्होंने जो है ना, मतलब काली उड़द की दाल के अंदर संगत जी कम से कम 7-8 संगत जी चींटियाँ डाल के दी, और मेरे हस्बैंड को पता नहीं चला। वो तो भगवान का शुक्र मनाओ कि वो चम्मच में चींटियाँ दिखी, और मेरे हस्बैंड मुझे कहने लगे कि इसमें दाल में चींटियाँ कैसे आ सकती हैं। तब संगत जी मैंने बाहर उजाले में ले जाकर देखा, तो 7-8 चींटियाँ, और बाकी किसी की दाल में नहीं थी। तो ये गुरुजी का शुक्राना है, भगवान का शुक्राना है कि पल पल उन्होंने मेरे हस्बैंड की रक्षा करी है, पल पल बुरे साए से बचाया है। क्योंकि संगत जी वो मेरे हस्बैंड के ही पीछे पड़ी है, क्योंकि प्रॉपर्टी में मेरे हस्बैंड का ही नाम है, और वो चाहते हैं कि वो प्रॉपर्टी भी उन्हें मिल जाए और जो कारोबार है वो भी उन्हें मिल जाए, और हमें कुछ ना मिले। संगत जी कहते हैं ना, पैसा बनाता भी है और पैसा बिगाड़ता भी है। पैसा एक ऐसी बुरी चीज़ है जो आपकी पूरी ज़िंदगी के लिए आपके रिश्ते दूर भी कर देता है और आपके पास भी कर देता है, क्योंकि आप देते हुए तो अच्छे लगते हो, जब लेते हो तब आपसे बड़ा दुश्मन कोई नहीं। संगत जी ऑलरेडी हम अपना पहले ही बहुत हिस्सा दे चुके हैं, अब कुछ तो संगत जी अपने बच्चों के लिए करवाना ही पड़ेगा। नहीं तो आप ये सोचो कि कहाँ से क्या करेंगे हम, बच्चे कहाँ जाएंगे, सड़क पे थोड़ी ना आ जाएंगे। ये चीज़ वो लोग समझने को तैयार ही नहीं है। उनको तो बस यही लगता है साथ संगत जी की मेरे हस्बैंड की सरकारी नौकरी और बहुत पैसा है। संगत जी देखिए, किसी औरत का शौक नहीं होता अपने घर में अपने परिवार से दूर रहने का। आप खुद सोचिए, उस दिन अगर हम दूर ना होते तो आज मेरे पास 2 बच्चे भी ना होते। ये तो गुरुजी की मेहर है कि वो उस औरत के चंगुल से हमें बचाते ले जा रहे हैं। नहीं, उसने तो कोई कसर नहीं छोड़ी संगत जी हमें बर्बाद करने में। उसने इस कदर हमें जकड़ा हुआ है ना, कब कहाँ से नुकसान कर दे। और ये गुरुजी हमें स्पष्ट बताते हैं कि वो कर रही है और उसको करने दो, क्योंकि उसका परिणाम उसे भोगना है आगे। तो गुरुजी ने तो हमें ये स्पष्ट चीज़ें कह रखी है, और हम भी संगत जी उसे रोकते नहीं हैं। हम कहते हैं तू कर, जितना ब्लैक मैजिक तुम्हें करना है ना कर दो, लेकिन हमने अगर अपने मन से दिल से किसी का बुरा नहीं किया होगा ना, तो हमारे साथ भी बुरा नहीं होना, और ना ही गुरुजी होने देंगे। संगत जी एवरी मंडे हमारा रिकॉर्ड है 2022-23 से कि हम गुरुजी के दरबार जाते ही जाते हैं, एक दिन भी बीच में नहीं छोड़ते। हर मंडे, एवरी मंडे जाना है। एवरी मंडे बस यही अरदास करके आनी है कि गुरुजी अपने चरण से जोड़ना, कभी मत हटाना,
क्योंकि आपके बिना तो पॉसिबल नहीं है इस धरती पे चलना, क्योंकि आप हो तभी हम शायद चल पा रहे हैं, नहीं तो पता नहीं कब कौन कहाँ से कौन सा हमला कर दे पता ही नहीं चलता। संगत जी, आज मेरे हस्बैंड जीवित हैं, ठीक ठाक है वो गुरुजी की कृपा से। और संगत जी देखिए, हाथ पैर से आप लड़ लेंगे, मुंह से लड़ लेंगे, लेकिन ब्लैक मैजिक से लड़ना बड़ा मुश्किल है। अदृश्य शक्तियों से कौन लड़ेगा संगत जी, और ये इतना बुरा करती हैं ना कि आप पूरी तरह बर्बाद हो जाओगे। मैंने शुरू से संगत जी कहानियाँ भी सुनी है और हकीकत भी देखी है। मेरी मामी जी को संगत जी उनकी दौरानी ने बहुत बुरा उनके साथ किया। ये लगा लो संगत जी, आज तक वो सिर्फ भटकती हैं, रोती हैं, और एक भी संतान नहीं है उनके। तो संगत जी यही होता है सब कुछ। तो कहते हैं ना, बस हमें शुक्राना करना चाहिए दिल से, कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। मैं तो गुरु जी से यही अरदास करूँगी कि उनको भी बुद्धि दे, अकल दे, कि वो कभी किसी का बुरा ना करें और सबके बारे में अच्छा सोचें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्र।